हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर से आज के क्वेश्चन का इसका शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका सीरीज चल रहा था 250 क्वेश्चन का। इसमें आपका 200 लगभग क्वेश्चन हो चुका है और आज से हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन जो आपको शेष बच रहा था उसका क्वेश्चन चलते हैं। इसमें 200 के बाद आज का 201 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और उम्मीद है आप कुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए उसी कुशलता के साथ आज आगे की ओर पढ़ाई को हम बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन 200 नंबर तक हुआ था। आगे 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है। उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग पहले से परिचित है हुआ। उत्सर्जी अंग कहा जाता है कि जो शरीर का बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, वैसे वैसे अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी हमारे शरीर का वह अंग हो जो हमारे शरीर में बनने वाले बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो निकलता है उसको उत्सर्जन कहते हैं, उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, जो निकलता है उत्सर्जन, जो उसमें भाग लेता है उत्सर्जन तंत्र, और जो भाग स्पेशल एक अंग का नाम लिया जाए उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन पूछता है वृक्क होगा, रक्त होगा, श्वेत ग्रंथि होगा, अग्नाशय होगा। तो इसमें से कोई नहीं, आपको किडनी यानी वृक्क होता है जो हमारे शरीर में बने हुए बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें अभी और भी जानते हो, जैसे किसी व्यक्ति का किसी रोग या चोट से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उस अवस्था में हमारे शरीर में अशुद्धि बढ़ने लगता है। उस अशुद्धि को शरीर से बाहर निकालने के लिए, हाँ वृक्क तो शरीर में क्षति हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। कब, जब हम लोग का शरीर का बेकार पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालना होता है, और वह कब अवस्था में, जब वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उस अवस्था में शरीर से जो भी गंदा पदार्थ हो बाहर निकालना हो, तो जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उससे क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिकरण किस विधि के द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिकरण, देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा का स्थिति क्या होता है कि वह कभी कभी दो भाग में टूटता है, कभी कभी दो से अधिक भाग में टूटता है और टूट के एक नए जीव का निर्माण करता है। तो जब टूटने की बात कर रहे हैं हम हैं, तो कभी तो मुकुलन तो होगा नहीं, क्या बात होगा, विखंडन। और विखंडन की सहायता से ही कोई अमीबा दो भाग में टूटता है या दो से अधिक भाग में टूट करके एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विखंडन। अमीबा किससे जन्म करता है, मुकुलन से करता है, विखंडन से जान, तो इसमें से किससे कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, विखंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन अधूरा है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है या गति कैसे करता है। ठीक है, किस भाग से गति करता है, तो कुटपथ नहीं गुटपाद। अपने अमीबा जो अपना भोजन हो यह कैसे ग्रहण करता है या अपना गति किससे करता है। तो अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है और जिस भाग से वो अपना भोजन ग्रहण करेगा, जैसे उसके शरीर का कोई भाग का स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन जिस भाग में गड्ढा हो जाता ना है, उसी भाग में पहले जीव आता है, उसको बढ़िया से बंद कर लेगा और फिर खा जाएगा, उसको अंदर पचा लेता है। यानी कि जिस भाग से वह खाना खाए या जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे, तो वह भाग कौन सा होता है, तो वह कुटपाद होता है। ठीक है, तो बोले कैसे भोजन को पकड़ता है, किससे, कुटपाद से। गति किससे करता है, कुटपाद से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग, यानी मछली किस भाग से श्वसन क्रिया करता है। मछली अपने किस अंग की सहायता से श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ट्रैकिया से, गिल से। ट्रैकिया हम लोग श्वास नली को बोलते हैं। ठीक है, गिल्स से, त्वचा से, फेफड़ा से। तो मछली का हमेशा आप जानते होंगे कि गिल्स से श्वसन क्रिया करता है। किससे करता है, गिल्स, इसको गलफड़ा कहते हैं। ठीक है, गिल्स से श्वसन क्रिया जो करता है वो कौन होता है बाबुआ, मछली होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव उभयलिंगी है। अच्छा, उभयलिंगी का मतलब समझ रहे ना, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो उसको उभयलिंगी कहते हैं। एक हो, या तो नर हो या तो मादा हो, उसको एक लिंग कहते हैं। लेकिन जिसमें एक ही जीव में दोनों जीव पाए जाते हैं, नर भी होता है और मादा भी होता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें आपको पूछा है कौन उभयलिंगी है,
आपको पहला ऑप्शन है, चलिए नीचे से आते हैं पहले, पहला ऑप्शन आपका कछुआ है। तो कछुआ आपस में नर और मादा का संभोग होता है, दो जीव होते हैं, नर होते हैं और मादा होते हैं, उसके बाद ही एक नए जीव उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो नर होता है, मादा, उसमें दो जीव होते हैं, एक जीव में एक ही लिंग होता है, ठीक है, एक लिंगी होगा। मछली भी एक लिंगी होता है, मेढक भी एक लिंगी होता है, लेकिन जो केचुआ है ना, केचुआ, इसमें नर और मादा क्या होता है, दोनों एक ही जीव में होता है। केचुआ कभी भी संभोग करते ऐसा पता नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें केवल एक ही नर होता है या तो मादा होता है, ठीक है। तो केचुआ जो होते हैं यह उभयलिंगी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, केचुआ से परिचित है ना, गांव में इसको चेरा कहते हैं, चेरा। इसी से आदमी में जिस नदी किनारे के जो लेकिन होगा वो मछली मारता है इसी से, ठीक है, इसी को बंसी में फंसाएगा, आ जाकर मछली खींचता है, ठीक है। तो केचुआ कहते हैं, उसको समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग का मतलब कि जिसमें नर और मादा, जहाँ पौधे के किसी भाग का संयोग होवे और एक नए पौधे का विकास किस अंग में होता होगा? तना में होता होगा, जड़ में होता होगा, पुष्प में होता होगा या फल में होता होगा। किसमें, किसकी सहायता से पौधा का जनन अंग होता है, किस अंग से होता है? तो तना में ऐसा कुछ नहीं होता है, जड़ में भी नहीं होता, हाँ पुष्प में होता है। पुष्प में एक हम वर्णन किए थे कि पुष्प में दो भाग होते हैं, को बोलते हैं पुमंग, जिसको बोलते हैं नर भाग, इसको पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर, और एक मादा भाग जिसको बोलते हैं जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। जायांग कहिए या तो स्त्री केसर कहिए। स्त्री केसर ये पुष्प का ही भाग है बबुआ, इस पुष्प का ही दो भाग, एक मादा को बोलते हैं जायांग और पुमंग इसको बोलते हैं पुंकेसर, ये है नर भाग, ठीक है। तो पुंकेसर और मादा भाग जायांग दोनों के आपस में मिलने के पश्चात ही उसमें युग्मनज बनता है, अंडाशय बनेगा, उससे नए फल का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा भाग बोला कि कौन सा जनन अंग है? तो जनन अंग क्रिया कहाँ होता है? पुष्प में होता है। पुष्प में से फल बनता है, फल से क्या बनता है? बीज बनता है, और बीज ही है जो नए पौधे की उत्पत्ति कर सकता है। तो कौन हो जाएगा आपका? पुष्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? सबसे तेज जिसका धड़कन गति होता है, इसमें से किस जीव का होता है? धड़कन समझते ना, दिल की धक धक करना, बड़ी गाना सुना, दिल धक धक करने लगा, वही दिल की धड़कन करना, यह सबसे अधिक किस में होता है? क्या हवेल मछली में होता है, क्या चूहा में होता है, क्या हाथी में होता है, क्या आदमी में होता है? इसमें किस में सबसे अधिक धड़कन गति होती है? आप बताइए किस में हो सकता है? ऐसे लाइव क्लास चलता तो आपसे पूछते, लेकिन क्या पूछा जाए? चल देखिए, चूहा जो है, चूहा में सबसे अधिक गति होता है, धड़कन की सबसे अधिक गति किसमें होता है? चूहा में होता है। मनुष्य से भी अधिक होता है, मनुष्य का गति उतना अधिक नहीं होता जितना चूहा का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? श्वसन जो रंध्र होते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं तिलचट्टा में? तो तिलचट्टा में याद रखिएगा 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में, याद रखिएगा। श्वसन रंध्र की संख्या कितनी होती है बाबू? 10 जोड़ी। किसमें पाए जाते हैं? तिलचट्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत समझते हैं, जैसे कोई रसायन पदार्थ को यहाँ से वहाँ ले जाता है, वह कौन होता है? किसको कहते हैं? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को? तो जानते हैं, हार्मोन ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो शरीर में सभी भाग में जाता है और उसका विकास करता है। जैसे हम आपको बता दें कि आपके शरीर के सभी अंगों का विकास हो रहा है आपके शरीर में। जैसे आप बताए थे कि पीयूष ग्रंथि, जैसे बताया न थे तो आप जान जाइए जो नहीं पढ़े कभी, हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, जिसका भार होता है 1 ग्राम। क्या होता है? देखिए बता देते, पीयूष ग्रंथि होता है मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि, और इस पीयूष ग्रंथि की सहायता से ही हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं ना, सबका नियंत्रण होता है। और पीयूष ग्रंथि ही है जो हर एक ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में सभी ग्रंथियों का कंट्रोलर यही होता है। हमारे शरीर की जितने ग्रंथियां होती ना है, उस सब का कंट्रोल ही कर सकता है। कौन करता है बाबूगा? पीयूष ग्रंथि। आज जानते हैं पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन भी निकलते हैं, और वह हार्मोन होता है वो हमारे शरीर के सभी अंग में जाता है और जा करके उसका सही रूप से क्रिया करवाता है। जैसे पाचन क्रिया वही करवाएगा,
श्वसन क्रिया वही करवाएगा, शरीर का विकास होगा हार्मोन करवाएगा। यानी हार्मोन जो होता है ये रासायनिक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक दूत। दूत कहते हैं उसको जो यहाँ के सूचना वहाँ तक पहुँचाता हो, ठीक है। और इसी में एक बात और बता देते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और उसके साथ साथ इसमें से वृद्धि हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन की मात्रा यदि कम निकले तो व्यक्ति का रोग हो जाता है बौनापन। बौनापन रोग का शिकार होता है। यदि जिस व्यक्ति में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन, बाबू वृद्धि हार्मोन कम निकले तो वह व्यक्ति बौनापन रोग का शिकार होता है। और जिसमें वृद्धि हार्मोन अधिक निकलेगा वह व्यक्ति भीमकाय हो जाता है। क्या हो जाता है, भीमकाय। और भीमकाय कहने का मतलब अपने पापा के हाइट से ज़्यादा हाइट हो जाएगा। तो जिसके पापा के हाइट से एक बित्ता से ऊपर नीचे है और ज़्यादा है या कम है तो समझिए कि उस व्यक्ति को रोग हो है। ज़्यादा रहेगा तो उसके अस्थि कमजोर हो जाएगा। पापा का हाइट कम है और बेटा लम्बर हो लेते थोड़ा ना, हाँ हो सकता है विशेष पोषण करे तो स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन एक बैक बढ़ रहा है तो उसको भीमकाय रोग हो जाता है। इसमें कहते हैं भीम जैसे पूरा बड़का को, कब जब वृद्धि हार्मोन अधिक निकलेगा तब। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कम निकलता है, व्यक्ति बौनापन रोग का शिकार होता है। और अधिक निकलने से भीमकाय होता है, कम निकलने से बौनापन होता है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। चलिए इसमें दूध किसे बोलते हैं हम लोग, हार्मोन को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद अगला, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में कौन सा अंग उसमें रहता है? हाइड्रा का मस्तिष्क नहीं होता है, उसमें कोई दिमाग उमाग नहीं है। तंत्रिका तंत्र में ही होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब कहीं के कटा हुआ इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क पहुंचाता था ना, कहीं मच्छर काट दे दुखा रहा है, वजह है तंत्रिका तंत्र इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचा रहा है सर। तो इसमें तंत्रिका तंत्र उसमें नहीं होता है, मुख नहीं होता है, स्पर्शक होता है सर, स्पर्शक हाइड्रा में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है जो मलेरिया उत्पन्न करता है? देखिए मलेरिया जो उत्पन्न करने वाला होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम जानते हैं, मादा एनाफिलिस, एक मच्छर होता है मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस फिलिज एक मच्छर है सर। यदि आपसे पूछे कि बोलना कि मलेरिया किस रोग से, मलेरिया किससे फैलता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मलेरिया किससे फैलता है तो आप बताइएगा कि होता किससे है, तो होता है प्लाज्मोडियम से। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए किससे फैलता होगा तो फैलता किससे? मादा एनाफिलिस जो मच्छर है उससे फैलता है। और ये जानते हैं ये जो प्लाज्मोडियम है ना, मादा एनाफिलिस के सूंड पर रहता है बैठल। जैसे ही हम लोग को सूंड हम लोग गड़ाएगा, शरीर में गड़ाएगा, तो गड़ाने के बाद हमारे शरीर में उस प्लाज्मोडियम जो सूंड उसका जगहिया था, इसका प्लाज्मोडियम का मच्छर का सूंड है जो घर है सर, यही रहता है। और जैसे ही काटेगा हम लोग को मच्छरवा तो काटता है, तो काटने के बाद एकदम दुखा लगेगा। और काटा तो जैसे ही प्लाज्मोडियम शरीर प्रवेश किया तो हम लोग किससे ग्रसित हो जाते हैं? मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तब हम लोग यही हो जाता है, हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम के संक्रमण से ही मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें बात आप समझ रहे होंगे कि यदि किसी से हो रहा है तो किससे? मादा एनाफिलिस मच्छर हो रहा है। और जानते हैं मच्छर ज़्यादा भारी होता है सर, ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। जिसका बेड 2 फीट से ऊपर है ना, का इसका काटने की संभावना कम रहता है। एक बड़ा मच्छर है ऊपर ही कम उड़ पाता है ऊपर में है, तो जब थोड़ा सा कम उड़ पाएगा ऊपर में है तो आप यदि ऊंचा बेड पर सो रहे हैं तो आपको काटने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो किस मच्छर से होता है? मादा एनाफिलिस से। उसमें किस जीवाणु से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मानव में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपको बताया था बाबूगा, मानव में हृदय कोष्ठ 2 गोलीय ना 2 नीले होता है, यानी कितने होते हैं? कोष्ठक की संख्या 4 कोष्ठक होते हैं। इसको बहुत विस्तार से बताए हैं पहले, जो क्लास पहले वाला किया होंगे उसको पता होगा। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो होता है पोषण की कौन सी विधि से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो कवक जो है सर मृतजीवी होता है, किसी जीव, मरे हुए जीव के ऊपर या नीचे रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? मृतजीवी कहते हैं। जो जीव किसी जीव, मरे जीव के ऊपर या नीचे रह के पोषण प्राप्त करता हो उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो ये क्या है? कि तरह के मृतजीवी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है? देखिए थोड़ा सा बात समझिएगा। आहार श्रृंखला होता है कि जैसे आहार का एक क्रम, कि कौन किसको खा रहा है या क्रम में बैठा देगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? आहार श्रृंखला का। जैसे देखिए घास गेहूँ, क्या घास को गेहूँ खाएगा?
तो ये कोई क्रम नहीं हुआ, ये क्रम गलती है, ठीक है। फिर देखिए घास को बकरी खाता है, बात सही है। बकरी को मानव खा सकता है, मांसाहारी आदमी मानव खेबे करते हैं, तो ये एक क्रम है सर। इसको हम आहार श्रृंखला कह सकते हैं कि इसका आहार ई किया और इसका आहार ई कर सकता है, तो ये एक आहार श्रृंखला है। कि आप देखिए तो बकरी को गाय खा सकता है, नहीं, तो ये गलती है। घास को मछली खा सकता है, नहीं खा सकता है, यानी कि तीनों गलती है। आपका कौन ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन है, जो आहार श्रृंखला का ये क्रम बैठ रहा है, यानी कि आहार के रूप में ये क्रम यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। यानी यदि आहार के अनुसार किसी जीव को क्रमागत रूप से लिखते सजाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य करता है वो कौन होता है? सब वृषण होता है, याद रखिएगा, वृषण होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्न। अगला है पीत रस कहाँ स्रावित होता है? देखिए आपको बताया थे पीत रस बनता कहाँ है? तो बनता है लीवर में। लीवर जो है यकृत, इसको लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, यही लीवर बनता है, यही बनता है। लेकिन जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में। आपको बताया था पहले भी क्लास में बताए हैं कि जैसे पीत जो है, पीत का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन पीत निर्माण होता है यकृत में, लेकिन वहाँ से जाके जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। अगला है समजात अंग का उदाहरण बताइए। समजात बताया थे बाबा कि जेकर निर्माण एक जैसन लेकिन कार्य अलग अलग। देखिए जिस अंग का निर्माण एकदम समान रहे, निर्माण समान रहे और लेकिन कार्य क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समजात अंग। देखिए जैसे कि हम लोग का हाथ लिखल है, हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, जो हमारा हाथ होता है कुत्ता अग्रपाद, ठीक है, बात सही। हम लोग के भी दो आगे पैर बनाए, पैरे है, हाथ नहीं है, पैर हाथ में समझिएगा। छोटा बच्चा देखिए 4 पैर चलता है ना, है। हम लोग भले बुद्धिजीवी जीव है तो बाद में उसका हाथ विकास कर दिए, हाथ बोल दिए हैं, 2 पैर पर चलते हैं, 2 पैर को हम लोग कहते हैं कि हाथ को बना दिए। तो देखिए हमारा हाथ और कुत्ता का अग्र हाथ, अग्रपाद उसको बोलेंगे, दोनों का निर्माण एक ही टाइप का हुआ है, दो को आगे हुआ है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। तो इसको समझात अंग कह सकते हैं। इसमें देखिए निर्माण हमारे दांत और हाथी का दांत, बात सही है, हम लोग का दांत बना, उसका भी दांत बना है, लेकिन दोनों का निर्माण एक ही समान हुआ है, दांत बना है, लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। तो ये भी समझात अंग हो सकता है। देखिए आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, मतलब ऊपरी वाला जो हरा हरा भाग होता है ना, वो वाला, तो बात सही है, दोनों का सही बना है, लेकिन नीचे वाला भाग क्या है? अलग अलग है। तो ऊपरला के भाग का निर्माण एक जैसा हुआ है, तो ये सब के सबसे कहा समझात अंग, यानी इसमें क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी सब के सब समझात अंग का उदाहरण हो सकता है सर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन मतलब होता है कि कोई जीव का केंद्रकों की संख्या अनेकों होता है और यह प्रत्येक खंड बटेगा ना, सब खंड बटेगा और सब से एक नया नया जीव बनेगा। जितना खंड बटे और प्रत्येक खंड से एक जीव का निर्माण होता है उससे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, या ये पुनरुद्भवन खंडीकरण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बोला इसका उदाहरण इसमें से कौन सा है? हाइड्रा है, अमीबा है, स्पायरोगैडा है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पहले भी इसका चर्चा किए हमें कि हाइड्रा और एक और है प्लेनरिया। प्लेनरिया ये जो जीव है ना, ये पुनरुद्भवन में आता है, याद रखिएगा दोनों को, हाइड्रा और प्लेनरिया है जो आपको पुनरुद्भवन में आता है, ठीक है, याद रखिएगा सर। चलिए अगला देखते हैं। फिर ये प्रश्न आपका कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा यानी कि जो जीव द्वारा निम्नीकृत नहीं होता है सर। तो इसमें से आपका ऑप्शन है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, ये सब है, सब अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इनमें से सभी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखिए इनमें से कौन पादप हार्मोन है? मतलब जो पेड़ पौधा में हार्मोन का निर्माण होता है वो कौन सा है सर? देखिए इंसुलिन, ये तो मानव में निकलता है, शरीर में मानव के अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से। और इंसुलिन बताते थोड़ा सा जीव नहीं बता देते। देखिए इंसुलिन हार्मोन जो है यह अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय हमारे शरीर में हम लोग को आमाशय के नीचे होता है, इसका आकार होता है पतिनुमा। कैसा होता है बाबू? पतिनुमा। जानते हैं ये अग्नाशय के ऊपर बूंद बूंद जैसा कुछ रचना होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे है ना, इसके ऊपर अग्नाशय पतिनुमा भाग होता है, इसके ऊपर बूंद बूंद जैसा रचना होता है जिसको हम बोलते हैं लैंगर-हैंस की दीपिका कहते हैं। लैंगर-हैंस की दीपिका, हैंस की दीपिका कहते हैं। और जिससे जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन।
लैंगरहैंस की दीपिका निकल होता है, इसको बोलते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? इंसुलिन हार्मोन। और इसका काम क्या है कि हमारे शरीर में जितना भी शर्करा है ना, चीनी होता है, उसकी मात्रा का नियंत्रण करना। इसका काम है नियंत्रण करना शर्करा की मात्रा को। लेकिन नियंत्रण करता है और कभी कभी इसकी मात्रा घट जाए। जब घट जाता है तो सोचिए कि जब इसका नियंत्रण करने का काम में था और इसकी मात्रा घट गया तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा ना, फिर कंट्रोल हो ना, तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाता है तो इसी रोग को हम बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं इसको, या चिनिया रोग इसको कहते हैं, चिनिया रोग। और भी कई सारे चिनिया रोग कहते हैं, ये शुगर कहते हैं, इसको शुगर कहते हैं। ठीक है, कब? जब इंसुलिन की मात्रा घट जाता है तब। जब इंसुलिन की मात्रा घट जाएगा तो शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद जो बीमारी होता है उसी को हम कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया रोग या तो शुगर कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप वही बात को समझ रहे हैं। और यदि इस इंसुलिन होगा तो इसका पहचान का नियम आप बता सकते हैं कि यदि कहीं कोई व्यक्ति सो रहा है तो पसीना में चींटी लगता है, पसीना मीठापन हो जाता है, कहीं मूत्र का त्याग किया वहाँ चींटी लग जाता है, तो उस अवस्था में समझिए कि उसमें इंसुलिन का लक्षण दिखाई दे रहा है, इंसुलिन का उस मात्रा कम गया है, उस शुगर उस व्यक्ति को हो गया सर। ठीक है, इसमें बोला कि कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन तो मानव का हार्मोन है, थायरॉक्सिन मानव का थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और यह ग्रंथि से थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ना, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। और इससे जो निकलता हार्मोन है इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसका जानते हैं कुछ काम होता है थायरॉक्सिन का? इसका काम होता है हमारे शरीर में जो आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करना। जब यह हार्मोन कम निकलेगा तो आयोडीन की मात्रा कम जाएगा, उससे हम लोग को शरीर को घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग। घेंघा उसी का नाम है गलगंड, गलगंड नाम है इसी का नाम। और या इसी को ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं बाबू? ग्वाइटर। यानी कि थायरॉक्सिन जो है हमारे शरीर के कंठ के आसपास होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि, और इससे जो निकलता हार्मोन है वो कौन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और इससे की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंघा, गलगंड इसको बोलते हैं, गलगंड या ग्वाइटर रोग कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन यह नर हार्मोन के रूप में होता है, जो नर में परिवर्तन करता है। जितना भी नर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर का कठोर हो जाना, दाढ़ी मूंछ झड़वाना, ये सब के साथ एस्ट्रोजन से। और ये देखिए साइटोकाइनिन, यह पादप का है जो क्लोरोफिल निर्माण करता है सर। ठीक है, तो आप साइटोकाइनिन बताइएगा पादप हार्मोन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। अगला है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? विशिष्ट स्थल जैव विविधता का जहाँ सबसे अधिक जीवों का प्रकार देखा जाता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? वन होगा। ये सब तो निश्चित नहीं, ये सब कम जीव रहते हैं, यहाँ सबसे अधिक जीव दिखाई देते हैं। कहाँ पर? वन में। जैव विविधता यानी बड़ी में जीव दिखाई देता है, कहाँ? वन में। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है जिसमें एक लिंग पुष्प होता है, केवल नर या तो मादा होते हैं? ठीक है, गुड़हल ये भी नरमादा होते हैं, सरसों नरमादा, पपीता भी देखे होंगे आप, पपीता सबको जानता हो नरमादा होता है, एक फूल झड़ जाता है एवं फल लगता है। तो एक में देखिए गुलाब जो है यह एक लिंगी जीव है, एक में नरमादा में कोई एक ही प्रजाति होता है, एक में सब रहेगा, नरमादा सब मिक्स होता है। ठीक है, तो गुलाब हो सकता है। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन इसमें जीवाणु जनित रोग है? सिफिलिस है, मस्सा है, गुनरिया है। तो देखिए ये सिफिलिस जो है वायरस से होता है, जीवाणु से कौन होता है? गुनरिया होता है। देखिएगा यह है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ये सब के सब जानते हैं, सब यौन संचालित रोग है, यौन संबंध स्थापित करने के बाद सब रोग होता है। नहीं मस्सा नहीं, ये दो। ठीक है, ये किससे होता है? यौन संचालित रोग है। इसमें जीवाणु से होता है, ये किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। जीवाणु से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगर देखिएगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त को थक्का जमने में कह सकते हैं इसको, रक्त को थक्का जमने में किस सहायता करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। यही है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग करता है, ब्लड को जमाता है सर। ठीक है, ब्लड को रोकता कौन है? प्लेटलेट्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, आज का क्वेश्चन लास्ट है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है? देखो परास मतलब होता है सीमा, यहाँ से वहाँ तक की सीमा जो है, इस बीच में कौन कार्य करता है? तो मतलब इस शरीर में कितना पीएच मान के बीच में कार्य करता है? क्या 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। तो जो हमारा शरीर है ना बबुआ, यह कार्य करता है, उसका शरीर का पीएच मान होता है 7 से कितना? 7.8 तक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है बाबू, और उम्मीद है कि सर जितना आपका क्लास हुआ है 225 क्वेश्चन हुआ है, अभी 25 क्वेश्चन और करवाएंगे,
एक वीडियो और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का आएगा। इसमें से आपको समस्या हो रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा कि सर और भी चलवाइए क्वेश्चन बैंक, वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या इतना ही हो गया था, तो वीडियो थोड़ा सा बीच में गैप होने के बाद आया है, लेकिन जैसे ही आप बताएं कि दिसंबर माह तक आपको लगातार वीडियो चलता रहेगा। इसमें आपको बताया था बायोलॉजी चल रहा है, इसमें आपका कमेंट आता है कि नहीं इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं बना है, तो फिर आगे भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, और भी इसमें ऐसा उम्मीद है कि सर यहाँ से दिक्कत नहीं होना है, यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन चलाएंगे। और जो भी नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाते जाइएगा सर, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, और जहाँ तक शेयर कर सके। बाकी अन्य वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।